हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टाइम रेस्पॉन्स, तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है और किस तरीके के रेस्पॉन्सेस हम इसके अंदर इनपुट में दे सकते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने 4 तरीके के इनपुट देखे थे, लाइक इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, यूनिट स्टेप क्या होता है, यूनिट रैंप क्या होता है, यूनिट पैराबोलिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मैं ये 4 तरीके के इनपुट दूं तो मेरा जो आउटपुट निकल करके आएगा वो किस तरीके का बिहेवियर रखता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम समझने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा सिस्टम ले लेता हूं जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। ये एग्जांपल हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जिसमें मैं एक आर और सी यहां पर लेने वाला हूं। यहां पर मेरी इनपुट जो वोल्टेज होगी दैट इज VIT। टी मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये टाइम रेस्पॉन्स है। ये मेरा आर हो जाएगा, ये मेरा कैपेसिटर सी हो जाएगा और ये मेरी आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी V0T, ठीक है। इसमें एक करंट फ्लो हो रहा होगा क्योंकि यहां पर ये क्लोज लूप हो रहा है, तो यहां पर एक करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज IT। टी हर जगह यूज करूंगा टाइम रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं यहां पर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट लूप के अंदर मैं क्या लगा लेता हूं, KVL लगा लेता हूं। तो KVL लगाने के लिए मैं बोल सकता हूं कि VIT, या फिर एक काम करते हैं, KVL नहीं लगा करके हम KCL लगाते हैं। KCL लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर जो मेरी वोल्टेज है और यहां पर जो मेरी वोल्टेज है उसको कैलकुलेट करूंगा दैट इज VIT माइनस V0T डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, जो किसके बराबर हो जाएगी, आपके इस करंट के बराबर हो जाएगी, IT करंट के बराबर, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका VIT माइनस V0T डिवाइडेड बाय R। तो इस ब्रांच का आपके पास क्या आ गया, करंट आ गया। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन के करंट की बात करता हूं, ये इक्वेशन का जो करंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, या मैं बोलूं वोल्टेज की बात करता हूं तो इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, V0T शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/CS मल्टीप्लाइड विद IT। सारी चीजें हम बेसिकली अगर देखे जाए तो ओम्स लॉ के थ्रू ही फॉलो करते हैं, V इज इक्वल्स टू IR की फॉर्मेट में। तो ये दो इक्वेशंस मुझे यहां पर मिली हैं। इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करता हूं, ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। पहले बना चुके हैं इसलिए मैं फटाफट बनाते जाता हूं। सबसे पहले मैं VIT, ठीक है, को माइनस करता हूं V0T से। तो यहां पर मेरे पास एक इनपुट आया जो कि मेरा था VIT, ठीक है। यहां पर एक समिंग पॉइंट मैंने लगा दिया, ये प्लस हो गया, और यहां पर माइनस की एक वैल्यू आई जो कि माइनस में था V0T के साथ। तो मैंने यहां पर इसको कर दिया माइनस में V0T, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहां पर ये जो सिस्टम मैंने बनाया है, इस सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर मैंने देखा कि VIT के साथ 1/R मल्टीप्लाइड में है, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, यहां पर एक 1/R में यहां पर निकाल देता हूं, ठीक है। ये VI 1/R के साथ मल्टीप्लाई है जो कि माइनस में है V0T के साथ, तो ये माइनस में V0T मेरा यहां पर आ ही गया है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, 1/R से मल्टीप्लाई हो गए। इसके बाद जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट आपका कहलाता है IT। तो मैं यहां पर जो मेरी ब्रांच निकलेगी दैट इज शुड बी IT के बाद आता हूं, ये इक्वेशन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। IT को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/CS से, तो यहां पर मैं एक और ब्लॉक ले लेता हूं जिसकी वैल्यू है 1/CS। तो आउटपुट निकल जाता है V0T। ये मेरा आउटपुट हो गया V0T। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये V0T है, ये भी V0T है, तो यहां से मैं एक टेक ऑफ पॉइंट निकाल देता हूं जिसमें इसकी वैल्यू सीधी चली जाएगी। ये मेरा जनरल ब्लॉक डायग्राम है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों ब्लॉक क्या है, कैस्केड में है, तो मैं इसको सिंगल ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। ये मेरा पॉजिटिव VIT के साथ, ठीक है। यहां पर ये दोनों ब्लॉक क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/RCS और ये हो जाएगा आपका आउटपुट V0T। और यहां से एक फीडबैक जा रहा है नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव हो गया, V0T की वैल्यू यहां पर आ रही है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर ओपन लूप गेन क्या है। तो किसी भी सिस्टम को जब आप इनपुट से लेकर के आउटपुट तक कैलकुलेट करते हैं, फीडबैक को नहीं देखते, तो मैं अगर इस लाइन को कैलकुलेट नहीं करूं तो मेरा ये ओपन लूप गेन हो जाएगा। तो ओपन लूप गेन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ओपन लूप गेन कितना था, इज इक्वल्स टू 1/RCS। सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे से लेकर के आऊं, मतलब मैं क्लोज लूप की बात करूं, तो क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर मैं यहां पर भी लिख देता हूं, क्लोज लूप गेन शुड बी इक्वल्स टू, क्लोज लूप का फॉर्मूला हम जानते हैं GS अपॉन 1 प्लस GSHS, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सिस्टम है तो 1 प्लस GSHS यूज करूंगा, जहां पे GS आपका 1/RCS है और HS आपका 1 है। तो मैं इसको अगर इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1/RCS GS अपॉन 1 प्लस GSHS 1/RCS इंटू 1 लिखने की यहां पर नीड नहीं है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/RCS
RCS प्लस 1। अब बात ये आती है कि सर ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो होता है वो मैं बना देता हूं यहां पर। स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आपका कहलाता है कि यहां पर आप एक समिंग पॉइंट लेंगे और यहां पर आपका इनपुट आएगा IT, ठीक है। यहां पर कुछ एक गेन होगा, वो गेन अभी बनाता हूं। देखिए यही चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बनाने वाला हूं। यहां VT है, V0T है, और यहां पर इसका आउटपुट नेगेटिव के अंदर जा रहा है। जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होती है वो होती है 1 अपॉन में tau s। ये है हमारा स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो सारी चीजें लगभग सेम है। लाइक VIT जो है आपका, ये VIT के जैसा हो गया, ये समिंग पॉइंट के जैसा हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पर भी आपका ये प्लस है और ये माइनस है। यहां पर ये आपका आउटपुट है V0T, ये भी आउटपुट है। लेकिन ये दो चीजें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है? वह ये है 1 अपॉन RCS और ये है 1 अपॉन tau s। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 अपॉन RCS शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन tau s। तो tau की वैल्यू यहां पर हो जाएगी RC। अब ये क्या होता है tau, ठीक है। कहीं पे बहुत सारी बुक्स में आपको इस tau की जगह कैपिटल T भी मिल सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको कैपिटल T भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो मैंने tau बनाया है दैट इज टाइम कांस्टेंट। क्या होता है ये? टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर आपने किसी सिस्टम में इनपुट दिया है तो वो कितने समय के बाद, कितने टाइम के बाद स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है, मतलब अपने रेस्पॉन्स से स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में मैं ये बोल सकता हूं, टाइम कांस्टेंट शुड बी इक्वल्स टू का मतलब होता है कि आपका सिस्टम कितनी देर बाद स्टेबल कंडीशन में पहुंच रहा है। क्योंकि जब वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो स्टेबल कंडीशन में पहुंच गया है। तो यहां पर अगर मैं RCS को बोलता हूं tau s, तो tau की वैल्यू मेरे पास हो जाती है RC, दैट इज टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। ये होता है आपका टाइम कांस्टेंट, tau इज इक्वल्स टू RC। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या है। अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि 1 अपॉन tau s मेरे पास क्या आया था, tau s प्लस 1 अपॉन, ये आपका, इसको आपने किससे कंपेयर कर दिया था? tau s से, और ये 1 एज इट इज रहेगा। ये मेरे पास क्लोज लूप सिस्टम आया था। तो अब मुझे इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का मतलब होता है कि जो आपका क्लोज लूप सिस्टम है, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम निकल रहा था, ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन था क्लोज लूप सिस्टम का। उसकी डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली जो इक्वेशन है, उसको आप क्या कर दें? 0 कर दें। तो डिनोमिनेटर में है मेरे पास tau s प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? 0। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से अगर मैं पोल निकालना चाहूं, पोल में आपको बता चुका हूं लास्ट क्लासेस के अंदर कि जीरोस क्या होते हैं, पोल क्या होते हैं। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर पार्ट को जब मैं 0 करके s की वैल्यूज को फाइंड आउट करता हूं, जीरोस कहलाते हैं। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करके s की जब मैं वैल्यूज काउंट करता हूं या निकालता हूं, उसे मैं पोल्स बोलता हूं। तो यहां पर भी अगर मैं पोल कैलकुलेट करना चाहूं तो वो हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा और tau अपॉन में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्लेन पे बनाना चाहूं, अच्छा, ये जो चीज प्लेन पे बनती है, ये जो पोल्स, ये जो रूट्स प्लेन पे बनेंगे, ये कौन से प्लेन पे बनते हैं? ये बनते हैं सिग्मा जे ओमेगा प्लेन पे, सिग्मा जे ओमेगा प्लेन, जिसको बोलते हैं एस प्लेन। क्या बोलते हैं? एस प्लेन, ठीक है। इस एस प्लेन पे अगर मैं -1/tau को डिफाइन करना चाहूं तो कहां करूंगा? माइनस ये रहा, 1/tau ये रहा लगभग, तो ये हो गया मेरा -1/tau। तो टाइम कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन आपके सामने आई कि किसी भी सिस्टम में जब आप पोल्स निकालते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं, तो उसका जो नेगेटिव रियल रूट होता है, देखिए ये रियल है, ये 1/tau क्या है? tau कांस्टेंट है। tau क्या है? यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो जब भी नेगेटिव रियल रूट आप निकालते हैं, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या कहलाएगा? उस पर्टिकुलर सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। तो ये वापस से मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं टाइम कांस्टेंट की। सो टाइम कांस्टेंट शुड बी इक्वल्स टू, ये मॉड में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि टाइम कांस्टेंट, समय हमेशा पॉजिटिव होता है, समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप ऐसा बोलेंगे कि -5 सेकंड में या -1 आवर में या -2 आवर में मैं वहां जा सकता हूं, वहां पहुंच सकता हूं, माइनस कभी भी टाइम के साथ नहीं आता। तो मैं यहां लिख सकता हूं मॉड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट शुड बी इक्वल्स टू क्या कहलाता है? आपका टाइम कांस्टेंट। तो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन अभी पीछे मैंने देखा, इसके टाइम कांस्टेंट की बात की जाए तो यहां पर नेगेटिव रियल रूट क्या है मेरा? 1/tau, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको बोल दूंगा टाइम कांस्टेंट tau शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां पर मेरे पास मॉड ऑफ -1/tau
टॉ। अच्छा, 1/τ क्यों? रेसिप्रोकल करना है आपको, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, मॉड तो लगेगा, ये हो जाएगा -1/1/τ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -τ। ठीक है, और मॉड की वजह से ये क्या बन जाएगा? ओनली τ। तो ये आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट किसी भी चीज का हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर सपोज यू हैव अ क्लोज लूप सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आया s+2। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे इसका टाइम कांस्टेंट आप फाइंड आउट करके दें। तो टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो पोल निकालेंगे। तो इस सिस्टम के पोल क्या होगा? इस सिस्टम का पोल आपके पास हो जाएगा s शुड बी इक्वल्स टू -2। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है माइनस रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, है ना? जैसे 1/τ होता है तो 1/1/τ माइनस रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। तो इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास s+5 है, इसका मुझे पोल निकालना है या टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो पहले पोल कैलकुलेट करूंगा। s शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस में 5। ठीक है, सिमिलरली टॉ की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में -1/5। मॉड के अंदर मॉड हो जाता है पॉजिटिव, तो ये दे देगा 1/5। ये होगा आपका टाइम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले पर्टिकुलर सिस्टम का 1/s+2, जो मैंने एक एग्जांपल लिया था 1/s+2, इसका मैं करना चाहता हूं लाप्लास इनवर्स, तो वो लाप्लास इनवर्स हो जाता है c1e⁻²2t। और सिमिलरली अगर मैं लाप्लास इनवर्स करना चाहता हूं 1/s+5 का, तो इसका हो जाता है c1c2। ये एक्चुअली कांस्टेंट है, आप इसको कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, a b कुछ भी। वैसे जनरली हम जब भी लाप्लास या लाप्लास इनवर्स की बात करते हैं तो c1c2 से डिनोट करते हैं, e⁻⁻5t यहां पर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से या स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से कंपेयर करूं, जो कि होती है c1e⁻⁻t डिवाइडेड बाय टॉ, ये होती है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम है आपका, यहां पर टॉ की वैल्यू देखिए, माइनस तो एज इट इज आ रहा है, तो टॉ की वैल्यू क्या हो गई? अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन से, तो मैं क्या बोल सकता हूं? c1 दोनों में है, वेरी गुड। ई दोनों में है, माइनस माइनस दोनों में है। मेरे पास ये t था, देखिए ये t है, ये टॉ है, ये t है और टॉ की वैल्यू मैंने अगर 1/2 रखूंगा जब भी तो वो ऊपर जाकर के -2 बनेगी, और यही तो मेरा टाइम कांस्टेंट आया था, ये रहा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को यहां पर कंपेयर कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए कंपेयर करना चाहूं तो यहां पर आ जाएगा c2e⁻⁻- डिवाइडेड बाय टॉ, माइनस में t डिवाइडेड बाय टॉ। तो माइनस का t तो ये रहा, टॉ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/5, जब भी तो ये आंसर आएगा। और मैंने जो पीछे जो इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर भी मेरे पास टाइम कांस्टेंट आ रहा था 1/5। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम का हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हमने जो 4 सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं? डिफाइन करने वाले हैं। कैसे कि अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी सिस्टम का नेगेटिव रियल रूट जो होता है उससे आप टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्थ ऑर्डर सिस्टम आ गया। क्या आ गया? फोर्थ ऑर्डर सिस्टम आपके पास यहां आ गया। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के अंदर मैंने आपको रूट्स दे दिए या पोल दे दिए कि s की वैल्यू है -1, -2, -3 एंड -4। अब आप बताएं कि टाइम कांस्टेंट किस तरीके से डिफाइन होगा? ये हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा j ओमेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर रूट्स बना देता हूं तो सबसे पहला रूट है मेरा -1, वो लगभग यहां बनेगा पोल, पहला पोल। दूसरा -2, तीसरा -3, चौथा है -4। फोर्थ ऑर्डर था तो 4 वैल्यू जाहिर सी बात है आनी थी, तो -1, 2, 3, 4 मेरे पास यहां आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम को देखते हुए, इस प्लेन को देखते हुए इसका टाइम कांस्टेंट डिफाइन करना है। अब आप कंफ्यूज हैं क्योंकि ये भी नेगेटिव रियल रूट है, ये भी नेगेटिव रियल रूट है, ये भी नेगेटिव रियल रूट है, ये भी नेगेटिव रियल रूट है। तो इस कंडीशन में जब फोर्थ ऑर्डर सिस्टम हो या हायर ऑर्डर सिस्टम हो, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बजाय हायर ऑर्डर सिस्टम और उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड आउट, टाइम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो इस कंडीशन में ऐसा बोला जाता है कि जो नेगेटिव रियल रूट होगा नियरर टू ओरिजिन, नियरर टू ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के सबसे पास क्या है? -1। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इसमें मेरा टाइम कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो यहां पर होता है टॉ इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल REAL रियल रूट नियर टू ओरिजिन, नियर टू ओरिजिन।
तो अगर आप इसको बोलते हैं कि अगर मैं मॉड लगा दूं और सबसे पास वाला जो मेरा रूट है उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो इस पर्टिकुलर सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो ये तरीका भी हमें समझ में आ गया कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की जगह सेकंड, थर्ड, फोर्थ या एनीथिंग कोई सा भी ऑर्डर आ जाए तो हम किस तरीके से उसका टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है आपका, जो आपने 4 इनपुट पढ़े थे उसमें सबसे पहला इनपुट था इंपल्स। इसको मैं सेकंड नंबर पे देखता हूं, पहले मैं देखता हूं स्टेप वाला। ठीक है, तो मैं बोलता हूं यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स एज एन इनपुट टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर जो इनपुट दिया वो इनपुट मेरा था यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। तो किस तरीके से मेरा सिस्टम यहां बिहेव करेगा, तो हमने पढ़ा है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स का जो आउटपुट होता है, सपोज मैं उसको आरटी बोल देता हूं, सब कुछ टाइम कांस्टेंट में है तो टाइम कांस्टेंट में बोलूंगा, आरटी बोल देता हूं, तो यूनिट स्टेप क्या होता है मेरा, दैट शुड बी यू टी। ठीक है, अगर मैं इसका लाप्लास करके इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता हूं तो ये एस कन्वर्ट, ये जो आर एस है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 1/s से। किससे कन्वर्ट हो जाता है, 1/s से। यहां पर मेरे पास आ गया ये 1/s। अब मैंने आपको बोला कि जो मेरा इनपुट है किस सिस्टम के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर, जो कि है टॉस प्लस 1, और ये मेरा निकलने वाला है आउटपुट। इस इनपुट को मैं क्या देने वाला हूं, आपका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, जिसकी वैल्यू होती है 1/s। तो अगर ये सिस्टम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिस्टम किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट स्टेप इनपुट से, तो क्या आउटपुट आपके पास मिलेगा, आपको आउटपुट मिलने वाला है आरटी शुड बी इक्वल्स टू, जो आपका ये है 1/टॉस। अच्छा, ये आरटी ना होकर के अब आपको आउटपुट मिल रहा है ना, आउटपुट तो आपका सीटी है, तो ct शुड बी इक्वल्स टू 1/टॉस मल्टीप्लाइड विद 1/s। यहां मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था 1/टॉस प्लस 1, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मेरे यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के साथ। अभी हमको चारों सिस्टम के लिए यही देखना है, चारों सिग्नल के लिए यही देखना है कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं ताकि अच्छे से इसे सॉल्व कर सकें। तो मेरा ये आउटपुट है ct, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 1/टॉस प्लस 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1/s। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं यहां पे करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आपने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 11th 12th में भी आता है पार्शियल फ्रैक्शन, हमेशा इंटीग्रेशन का पार्ट भी है पार्शियल फ्रैक्शन, और मैथमेटिक्स जो आपकी M1 M2 इंजीनियरिंग में चलती है उसके अंदर भी पार्शियल फ्रैक्शन आता है। तो अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि लेट 1/टॉस प्लस 1 डॉट 1/s, या फिर अब मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे s से। ठीक है, इसको मैं लेट करता हूं a/s प्लस b/टॉस प्लस 1 से। तो ये वैल्यू तो यहां पर एज इट इज चलती रहेगी, s टॉस प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू, a किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका टॉस प्लस 1 से, और b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा s के साथ, और नीचे आ जाएगा s डॉट या मल्टीप्लाइड विद टॉस प्लस 1। इन दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं 1 शुड बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a टॉस प्लस a प्लस b s, सारी s वाली चीजें एक साथ, रिमेनिंग अलग, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं a टॉस प्लस bs प्लस a शुड बी इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं करा मैंने, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको उधर भेज दिया। ठीक है, ये s के साथ है, ये बिना s के साथ है, तो कंपेयर कीजिए दोनों साइड। यहां पर s की कोई वैल्यू है नहीं है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं s के साथ क्या क्या वैल्यू है, a टॉ प्लस b, ये s के साथ था और उधर s के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, तो a शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो आपने a की वैल्यू तो यहां से कैलकुलेट कर ली। अब a की वैल्यू 1 यहां अगर डाल देता हूं मैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1, a मल्टीप्लाई मतलब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा टॉ से प्लस b। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि b शुड बी इक्वल्स टू माइनस टॉ, b शुड बी इक्वल्स टू माइनस टॉ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मैंने ct डिफाइन किया था, तो इस वाली चीज को मैं a और b के रेस्पेक्ट में वहां से डिफाइन करूंगा। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो मैं बोल सकता हूं ये है अपना 1/s, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, b की वैल्यू है माइनस में टॉ, तो ये हो जाएगा माइनस में टॉ/टॉs प्लस 1। इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लिखता हूं, ct शुड बी इक्वल्स टू 1/s, माइनस आ गया बाहर, ये बचा टॉ
टॉ एस प्लस 1, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूंगा, तो ये 1 अपॉन एस माइनस इस टॉ से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 1 और यहां आ जाएगा एस प्लस 1 अपॉन टाउ। ठीक है, मैंने यहां पर भी डिवाइड करा तो टॉ से टॉ कैंसिल, यहां पे टॉ से टॉ कैंसिल, यहां पर 1 अपॉन टॉ मेरा आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर निकला है, सी टी शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस में 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टॉ। इसको मैं यहां लिखता हूं वापस से, सी टी शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टॉ, 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टॉ। अब ये पूरी इक्वेशन क्या है, आपके टाइम डोमेन के अंदर है, तो मैंने अब क्या लेना है, लाप्लास इनवर्स ले लेना है इसका। ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकूं, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। तो बोथ साइड लेता हूं, तो ये टी तो आपका एस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एस का जब भी लाप्लास इनवर्स लिया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली 1 के अंदर, 1 के अंदर ये यहां पर कन्वर्ट होता है। माइनस ये होता है आपका ई रेज टू द पावर माइनस में टी डिवाइडेड बाय टॉ। अब मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कि सी एस शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, जहां पर दो फैक्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है ये जो फैक्टर है दैट इज आपका ये है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं फोर्स्ड रेस्पॉन्स। क्या बोल सकता हूं, फोर्स्ड रेस्पॉन्स। ये जो सिस्टम आया मेरा ये है ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं और लिख करके नेचुरल रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स। ठीक है, ये जो सिस्टम आपका आया स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या फोर्स रेस्पॉन्स, ये आया आपका ड्यू टू द इनपुट। क्या था इनपुट, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल होने की वजह से यहां पर स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स आता है। और ये जो रेस्पॉन्स आया है आपका, ये आया है ड्यू टू सिस्टम पोल। जो सिस्टम के पोल थे, क्या पोल थे भाई, नीचे थी ना कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में, उसकी वजह से आपका ये सिस्टम या फिर ये जो फैक्टर है ये यहां पर कैलकुलेट होता है। अगर मैं इसको ग्राफ की तरह, ग्राफ के फॉर्म में शो करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से इसे शो कर सकता हूं। ये टाइम बनेगा और यहां पर इसका आउटपुट बनेगा सीटी। ठीक है, मैं किसे शो करना चाह रहा हूं, इस वाले ग्राफ को शो करना चाह रहा हूं, या मैं अगर बोलूं फ्रीक्वेंसी के अंदर तो इस वाले ग्राफ को मैं शो करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कहां तक जाती है, 1 तक जाती है। ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू यहां पर 1 हो गई। जब तक ये यहां पहुंच रहा है, जब तक ये यहां पहुंच रहा है दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स, और इसके बाद ये आ जाएगा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब यहां पर आने के बाद, क्योंकि हमने एक सिग्नल देख लिया है कि किस तरीके से हम अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर यूनिट स्टेप इनपुट देंगे तो किस तरीके का उसका बिहेवियर होगा, किस तरीके का उसका आउटपुट आएगा। उसका आउटपुट कुछ इस तरीके का होगा जिसमें दो फैक्टर होंगे, पहला स्टेडी स्टेट फैक्टर हो जाएगा, रेस्पॉन्स हो जाएगा, या सेकंड ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स हो जाएगा। उसको जब मैंने ग्राफ के थ्रू बनाया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। अब यहां पर वापस से एक बात आती है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जब मैं इनपुट यहां दूंगा, ठीक है, जब मैं उसमें इनपुट दूंगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर यूनिट स्टेप इनपुट, तो वो उसका टाइम कांस्टेंट किस हिसाब से डिफाइन होगा। टाइम कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए मैं यहां बोलता हूं कि जब आपका सिस्टम बढ़ रहा है तब वो 63.2% पहुंचेगा। ठीक है, ये समय है, यहां पर पहुंचेगा 62.3%। मैं या फिर बोल सकता हूं कि 623 ये वैल्यू जब पहुंचेगी 63.2% के ऊपर, या फिर मैं बोल सकता हूं कि 0.632 पर जब ये वैल्यू पहुंच जाएगी तो ये इस सिस्टम का क्या कहला जाएगा, टाइम कांस्टेंट। तो अगर मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है एक ऐसे सिस्टम का जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मैंने इनपुट में दिया है यूनिट स्टेप सिग्नल, उसका टाइम कांस्टेंट होता है जब वो 0 से लेकर के स्टार्ट करता है और मैक्सिमम पे पहुंचने से पहले वो पहुंच जाता है 63.2% पे। ठीक है, 63.2% पे। तो यहां पर जो इसका टाइम आएगा दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम व्हेन इनपुट एक्ट एज यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे यूनिट इंपल्स के बारे में। जब मैंने इनपुट के अंदर क्या चीज, इनपुट के अंदर क्या दिया है, यूनिट इंपल्स
रेस्पॉन्स या सिग्नल यहां पर मैंने दिया है किसके इनपुट में, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के इनपुट में। कैसे देंगे, सपोज ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था आपका 1/τs प्लस 1, ठीक है। इसके इनपुट में मैं देना चाहता हूं यूनिट इंपल्स सिग्नल। तो यूनिट इंपल्स सिग्नल क्या था, मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मैं इसको RT ले लेता हूं तो ये क्या हो जाता है, डेल्टा टी। तो मैं सब कुछ एस में ले रहा हूं यहां पर, तो मैं इसको भी एस में कन्वर्ट करूंगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है ओनली 1, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू होती है 1, तो मैं यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मेरा ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, CS शुड बी इक्वल्स टू 1/τs प्लस 1 तो मल्टीप्लाई हो ही गया। मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करना है, तो मैं बोलता हूं CS शुड बी इक्वल्स टू, अब टॉ से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा 1/τ और ये बन जाएगा S प्लस 1/τ। मेरे को ये इक्वेशन चाहिए ना, मुझे इस तरीके की इक्वेशन चाहिए हमेशा कि 1/s प्लस समथिंग हो जाए, ठीक है। तो मैं उसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये 1/τ तो आ गया आपका बाहर, अंदर बच गया 1/s प्लस 1/τ। ये मेरा है CS के अंदर। अब मैं इसका वापस से लाप्लास इनवर्स करके इसको टाइम डोमेन के अंदर कन्वर्ट करता हूं। तो CT शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा 1/τ एज इट इज है, ठीक है, मल्टीप्लाइड किसके साथ हो जाएगा, e⁻⁻t/τ के साथ। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन हो गई जब मैं बात करता हूं कि मैंने इनपुट में यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स दिया था। इनपुट पे मैंने क्या दिया था, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स। यहां पर मैंने क्या देखा कि यहां पर जो पीछे आप आउटपुट देखिए एक बार वापस से, जो यूनिट स्टेप का आउटपुट था इसके अंदर 2 फैक्टर थे, पहला फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर ये था। लेकिन जो इंपल्स आता है इसके अंदर 2 फैक्टर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आता है। तो इसको समझते हैं ये किस वजह से आया और क्या है ये। तो CT शुड बी इक्वल्स टू 1/τ e⁻⁻t/τ, और अगर मैं लिखना चाहूं तो प्लस 0। ये है आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। क्यों नहीं होगा यहां पर, क्योंकि आपने इनपुट में क्या दिया है, इंपल्स दिया है। इंपल्स जो होता है वो सडन शॉक के लिए होता है, उसमें एक ऐसा सिस्टम आ ही नहीं सकता कि स्टेडी स्टेट मिल जाए आपको। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है लंबे समय तक चलना, और इंपल्स का मतलब होता है सडन शॉक, एकदम से चालू होकर के बंद हो जाना। तो यहां पर आपको स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसकी बजाय आपको क्या मिलेगा, ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स मिलना चाहिए यहां पर आपको, ठीक है। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अब स्टेडी स्टेट जनरली किस लिए होता है, इनपुट की वजह से। ट्रांजिएंट स्टेट किसके लिए होता है, किसकी वजह से होता है, सिस्टम के पोल की वजह से। तो यहां पर सिस्टम के पोल की वजह से ये आंसर आपका आया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं बनाऊंगा टाइम के अंदर और CT जो इसका आउटपुट है उसके अंदर। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं एक ऐसी वैल्यू से और एंड ले जाकर के क्या कर देता हूं, यहां पर 0 कर देता हूं, ठीक है। अब वापस से बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। तो इसका सिस्टम का टाइम कांस्टेंट अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे लगभग ये वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को मैं बोलता हूं ये है 36.8%, ठीक है। अगर ये 1 है, 1 से लेकर के ये 0 तक पहुंच रहा है, तो ऐसा सिस्टम या सिग्नल जब आपका डिके होता जाता है, ठीक है, घटता जाता है, घटने पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू या उसकी वैल्यू जब 36.8%, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि 0.368, 1 से घट करके 0.368 पे पहुंच गया या फिर 36.8% पे पहुंच गया, तो उस समय वो उस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। जब मैंने क्या दिया यहां पर, यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स को आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे। तो यहां पर मैं बात करता हूं अदर मेथड की। अदर मेथड को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको स्टेप इनपुट दे दिया जाए, ठीक है, मैंने आपको ऐसे लिखवाया था ना, सबसे पहले इंपल्स लिखा, फिर मैंने स्टेप लिखा ऐसे, फिर मैंने रैंप लिखा, फिर मैंने पैराबोलिक लिखा। तो अगर आपको स्टेप दे दिया जाए, स्टेप से इंपल्स पे आना है, तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अगर मुझे स्टेप का इनपुट पता चल जाए, उसका डिफरेंशिएशन करके भी तो इंपल्स ला सकता था। देखते हैं ट्रू है या नहीं, क्यों जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका वैलिडेशन भी तो देखना पड़ेगा, सच है या नहीं। तो यहां पर मैं चलता हूं यूनिट स्टेप इनपुट के अंदर, जो कि मेरे पास आंसर में था 1 - e⁻⁻t/τ, ठीक है। यहां मैं लिख लेता हूं, ये मेरे पास था CT शुड बी इक्वल्स टू 1 - में e⁻⁻t/τ। वापस चेक कर लेते हैं, यही था 1 - में e⁻⁻t/τ, ठीक है। मैंने बोला कि ये स्टेप इनपुट है आपको दिया हुआ। अगर आपको इंपल्स चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, एक तो CT का,
इस तरफ, और एक इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस में e रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ। तो डिफरेंशिएशन इसका करोगे आप, ये ct से, ये ct अभी किसका है, यूनिट स्टेप का, डिफरेंशिएशन के बाद क्या बन जाएगा, ये ct बन जाएगा, रहेगा तो देखिए नाम तो ct रहेगा, आप चाहें तो ct डैश कर लें, तो ये हो जाएगा इम्पल्स का। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है आपको पता है, माइनस एज इट इज आ जाएगा, e रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टॉ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स का पहले तो माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाता है, तो ये प्लस बन जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। अब आप इसकी पावर का भी तो करोगे t बाय टॉ का, तो t तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1 बाय टॉ कांस्टेंट है तो यहां पर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ct डैश शुड बी इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर या 1 अपॉन टॉ e रेज टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ। चेक करिए कि पिछली वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है या नहीं। तो मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन टॉ ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टॉ, 1 अपॉन टॉ ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टॉ। तो मैं बोल सकता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका वैलिडेशन बिल्कुल सही है कि जब अगर मुझे यूनिट स्टेप इनपुट दे दिया जाए और इंपल्स पे पहुंचना है तो मैं क्या कर दूंगा, उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। चलिए थर्ड सिग्नल पे चलते हैं डायरेक्टली। थर्ड सिग्नल मेरा था रैंप सिग्नल। अब मैंने क्या करा कि कंसीडर कीजिए आप कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर आपने क्या दे दिया है, इनपुट में आपने दे दिया है रैंप सिग्नल को। क्या दे दिया है, रैंप सिग्नल। अब रैंप सिग्नल होता क्या है, इसको भी मैं RT से डिफाइन करता हूं। ये था मेरा T डॉट UT, इसको RS में कन्वर्ट कर लें अगर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन S स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में। अब बात ये थी कि आपने इसको इनपुट में दिया है, तो इनपुट में देंगे कैसे, उसको चेक कर लेते हैं। S के अंदर पहले चलते हैं, ये था मेरा 1 अपॉन टॉ एस प्लस 1 डॉट 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये मेरी फाइनल इक्वेशन थी। यहां पर भी पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे, सॉल्व तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से ही कर सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि लेट कर लेते हैं अपन सबसे पहले, लेट 1 अपॉन टॉ एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू। अब इसको अगर मैं लेट करूंगा तो कैसे करूंगा, a अपॉन एस प्लस b अपॉन एस स्क्वायर प्लस c अपॉन टॉ एस प्लस 1 के साथ। एलसीएम ले लीजिए, यहां पर हो जाएगा आपका एस स्क्वायर टॉ एस प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद टॉ एस प्लस 1। ए किससे मल्टीप्लाई है, एस से, तो ये a एक एस से भी मल्टीप्लाई होगा और टॉ एस प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। b आ जाइए, b किससे है, एस स्क्वायर से, तो ये सिर्फ आपका टॉ एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली c किससे मल्टीप्लाई है, टॉ एस प्लस 1 से, तो c हो जाएगा आपका एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। पिछली बार जो पार्शियल फ्रैक्शन में किया था उसमें भी डिनोमिनेटर सेम आया था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम ही आता है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 1 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a टॉ एस स्क्वायर प्लस a एस प्लस b टॉ एस प्लस b प्लस c एस स्क्वायर। सारी टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, एस स्क्वायर को एस स्क्वायर के साथ लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो a टॉ एस स्क्वायर प्लस c एस स्क्वायर, ये हो जाएगा a टॉ एस स्क्वायर प्लस c एस स्क्वायर, और यहां था 1। s वाली टर्म्स उठाइए, अब ये s वाली टर्म है, ये s वाली टर्म है, तो as प्लस b टॉ s, ये हो जाएगा प्लस as प्लस b टॉ s प्लस, अब कौन सी टर्म बची, अकेली b बच गई, तो इस b को भी आप यहां पर लिख लीजिए। कंपेयर कीजिए दोनों साइड, यहां पर एस स्क्वायर की कोई टर्म है, नहीं है, यहां पर है, बिल्कुल है, तो यहां पर टर्म है a टॉ प्लस c शुड बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर s की कोई टर्म है, नहीं है, यहां पर s की कोई टर्म है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं a प्लस b टॉ शुड बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर कांस्टेंट 1 है और वहां पर कांस्टेंट b है, तो 1 शुड बी इक्वल्स टू b, तो लीजिए 1 तो आ गया। अगर 1 b के बराबर आया तो इस 1 को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, तो ये हो जाएगी a प्लस 1 इंटू टॉ शुड बी इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस टॉ। ये लीजिए a भी आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अगर a की वैल्यू टॉ है तो उसको यहां डाल दीजिए आप, ठीक है, a की वैल्यू टॉ को यहां डाल दीजिए, माइनस में टॉ को, तो ये हो जाएगा माइनस में टॉ स्क्वायर, a की वैल्यू माइनस टॉ और टॉ तो खुद टॉ है ही, माइनस में टॉ स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0, तो c शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉ स्क्वायर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने यहाँ पर a b c की वैल्यू निकाल ली है। चलते हैं यहाँ पर, मैंने आपको बोला था कि लेट 1 अपॉन टॉ एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर, तो यहां पर मैंने बोला था 1 अपॉन टॉ एस प्लस 1 इंटू
एस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी टॉ एस। ये आप लिख सकते थे ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन टॉ एस प्लस 1। यहां पर अब बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ए आया माइनस का टाउ, तो ये हो जाएगा माइनस में टाउ डिवाइडेड बाय एस प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिए यहां पे। ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है टाउ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉ एस प्लस 1। प्लस वाली चीज आगे ले लीजिए तो ये 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस में टॉ डिवाइड बाय एस प्लस, अब मैंने आपको बोला था ये इक्वेशन मेरे को हमेशा ऐसी नहीं चाहिए, कैसी चाहिए, एस सिंगल चाहिए, एस यहां अकेला होना चाहिए, तो मैं टॉ से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। टॉ स्क्वायर में टॉ से डिवाइड करेंगे तो टॉ बचेगा, यहां करेंगे तो एस बचेगा और यहां करेंगे तो 1 अपॉन टॉ बचेगा, और ये फाइनल मेरा था सी टी। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ले लीजिए ताकि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, वापस से एस में कन्वर्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा सी एस शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर का क्या होता है लाप्लास इनवर्स, ठीक है, ये होता है टी। अभी तो देखा था, यही तो था इनपुट, टी तो था, टी को ही तो 1 अपॉन एस स्क्वायर लिखा था, ठीक है, माइनस में टॉ एज इट इज हो जाएगा और 1 अपॉन एस का क्या होता है 1 ओनली, प्लस ये टॉ भी एज इट इज हो जाएगा और इसका क्या होता है, ये होता है ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, अगर मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और उसमें मैंने इनपुट के अंदर क्या दिया है, यूनिट रैंप रेस्पॉन्स एज एन इनपुट टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो मेरी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन करके आएगी। चलिए देखते हैं अब ये जो रेस्पॉन्स आई ये किस किस तरीके से आए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो रेस्पॉन्स है आपका ये है आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जो ये है ये किसकी वजह से आया, ये है ड्यू टू इनपुट, ड्यू टू इनपुट, और इनपुट क्या था आपका रैंप। ये जो वैल्यू है ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टॉ ये हमेशा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की होती है, ये है आपका ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स, और ये किस वजह से आया है, ड्यू टू सिस्टम पोल की वजह से। अब आप बोलेंगे सर स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स भी आ गया, सिस्टम पोल रेस्पॉन्स भी आ गया, तो भाई बीच वाली चीज क्या है, ये है आपका स्टेडी स्टेट एरर। क्या है, स्टेडी स्टेट एरर, ये है आपका स्टेडी स्टेट एरर। कैसे समझेंगे स्टेडी स्टेट एरर को, उसके लिए मैं बनाता हूं एक छोटा सा ग्राफ। दोनों बार सब बार ग्राफ बनाया तो इस बार भी बना देते हैं। ये सीटी है आपका, सॉरी वो टाइम था, और ये सीटी है। ये जो आपका रेस्पॉन्स निकल के आया उसका आंसर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, लेकिन जो आपने रैंप पढ़ा था वो तो ऐसा नहीं था, रैंप कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो यहां पर ये जो गैप आ रहा है, यहां पर ये जो गैप आ रहा है दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। ये जो है आपका, ये है आपका स्टेडी स्टेट एरर, आप इसको ESS से डिनोट करते हैं। तो ये फाइनल हमारा ग्राफ बनता है अगर मैं इनपुट में क्या दे दूं, रैंप सिग्नल दे दूं। किसके इनपुट में, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के इनपुट में। अब वापस से चलते हैं पिछली क्लास को सोचते हुए, मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे सपोज स्टेप इनपुट मिला हुआ है और मुझे कहां पर जाना है, रैंप सिग्नल पे या रैंप इनपुट पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर इंटीग्रेशन। देखते हैं होता है या नहीं। तो मेरा सीटी सबसे पहले मैं उठा लेता हूं स्टेप वाला। चलिए वापस चलते हैं स्टेप के ऊपर। स्टेप ये हमारा आया है इनपुट, ये और बैक ये आ गया यूनिट इंपल्स सिग्नल से भी पीछे जाएंगे, ये रहा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टॉ, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। तो ये हो जाता है 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय टॉ का अगर मैं कर दूं इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू t, तो ये यहां पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t dt। ठीक है, अब ये ct का तो ct रहेगा, मैंने आपको बताया, आप चाहें तो ct डैश लिख लें। ये ct आपका इनपुट स्टेप का था और अब जो निकलने वाला है वो रैंप का निकलने वाला है, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। देखिए कैसे होता है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है t के रेस्पेक्ट में ही तो चल रहा है। ठीक है, माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टॉ का होता है प्लस ई रेज़ टू द पावर टी डिवाइडेड बाय टॉ अपॉन 1 अपॉन टॉ, और इसको मैंने कर दिया यहां पर क्लोज फ्रॉम 0 टू t। अब आप जानते हैं जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो करते ही हैं, तो पहले इसको नॉर्मल तरीके से वापस लिख लेता हूं। ये हो जाएगा आपके पास ct शुड बी इक्वल्स टू
टी ब्रैकेट चालू टी प्लस ये 1 अपॉन टॉ इसको ऊपर भेज दो, टॉ इंटू ई रेस्ट पावर टी माइनस टॉ, टॉ ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टॉ फ्रॉम 0 टू टी। आई थिंक मैंने पिछली स्लाइड में माइनस नहीं लिखा, ये माइनस आएगा, ठीक है, यहां पर ये माइनस आता है। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि अब मुझे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो ये सी टी डैश मान लीजिए आप, जो कि रैंप का रहेगा। अपर लिमिट टी की जगह टी लिखना, ये टी ही रहेगा, प्लस टॉ टी की जगह टी लिखना, ये भी माइनस में टी बाय टॉ रहेगा, माइनस अपर लिमिट हो चुकी है, माइनस लोअर लिमिट, इस जीरो को टी की जगह पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये वाला टॉ एज इट इज है, या प्लस भी नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस चलता है, माइनस ये टॉ एज इट इज है, और ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टॉ की जगह आप टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये बचेगा टी माइनस टॉ ये वाला, और प्लस टॉ ई रेस टू द पावर माइनस टी बाय टॉ, ये हो गया आपका सी टी डैश, जो कि रैंप के लिए था, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए कि जो मैंने नॉर्मल निकाला पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू और जो ऐसे निकाला दोनों सही है क्या, तो उसको कंपेयर करने के लिए यहां पर आ जाइए, टी माइनस टॉ और प्लस टॉ ई रेस पावर माइनस टी बाय टॉ, तो ये देखिए टी माइनस टॉ और प्लस टॉ ई रेस पावर माइनस टी बाय टॉ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मैंने कल बोला था वो भी सही है और जो आज पढ़ रहे हैं वो भी सही है, दोनों को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपका रैंप रेस्पॉन्स, अगर आप दे देंगे एज एन इनपुट टू दी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। लास्ट अब हमारा यहां पर आता है, अगर मैं इनपुट के अंदर क्या दे दूं, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल या सिस्टम प्रोवाइड करा दूं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर। तो पहले देखते हैं ये क्या है। सपोज इसका जो इनपुट है मतलब जो एग्जांपल जो मैंने आउटपुट लिया या जो मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू बोला वो क्या था, आरटी, आरटी शुड बी इक्वल्स टू था मेरे पास यहां पर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यूटी, ठीक है। अगर मैं इसको एस में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये बन जाता है 1 अपॉन एस क्यूब, 1 अपॉन एस क्यूब। अब आपको क्या करना है कि जो आपका सी सिग्नल था, जो आउटपुट था सी एस, वो था 1 अपॉन टॉ एस प्लस 1, इसके इनपुट में आपने दे दिया है 1 अपॉन एस क्यूब, ठीक है। अब यहां पर वापस से पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं बोल सकता हूं कि लेट, यहां लेट कर लीजिए आप कि एस क्यूब मल्टीप्लाइड विद टॉ एस प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस क्यूब प्लस डी अपॉन टॉ एस प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, 1 अपॉन एस क्यूब टॉ एस प्लस 1, मल्टीप्लाई क्या, पहले तो एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आ जाएगा इसका एस क्यूब टॉ एस प्लस 1। ए किससे मल्टीप्लाई है, सिर्फ एस से, तो ए को एक तो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना होगा और एक टॉ एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होना होगा, प्लस बी, बी किससे मल्टीप्लाई है, एस स्क्वायर से, तो एक इसको एस से मल्टीप्लाई होना होगा और एक टॉ एस प्लस 1 से मल्टीप्लाई होना होगा। सिमिलरली सी, सी किससे मल्टीप्लाई है, क्यूब से, तो इसको सिर्फ और सिर्फ टॉ एस प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई होना होगा। और डी, डी किससे मल्टीप्लाई है, टॉ एस प्लस 1 से, तो सिर्फ और सिर्फ इसको एस क्यूब से मल्टीप्लाई होना होगा। पीछे वाले सारे इक्वेशंस में या सारे क्वेश्चन में हर बार डिनोमिनेटर कटता है, इस बार भी डिनोमिनेटर यहां कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सिमिलरली अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, यहीं पर लिख लेते हैं, चलिए 1 इज इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर एंड एक एस ये रहा एक टॉ, तो ये हो जाएगा ए टॉ एस क्यूब प्लस 1 है तो ये हो जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी टॉ एस स्क्वायर प्लस 1 से होगा तो ये हो जाएगा बी एस प्लस ये हो जाएगा सी टॉ एस प्लस सी प्लस डी एस क्यूब, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन मेरे पास यहां आ गई। अब मैं क्या करता हूं, क्यूब क्यूब को एक साथ स्क्वायर एस और सबको एक साथ करके लिख लेता हूं। तो क्यूब में है मेरे पास ए टॉ और डी, तो यहां पर ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए टॉ प्लस डी मल्टीप्लाइड विद एस क्यूब, मैंने कॉमन भी ले लिया यहाँ पे हैंड टू हैंड, ए टॉ और डी ले लिया था। अब चलते हैं स्क्वायर के ऊपर, तो एक स्क्वायर टर्म यहां पर है और एक स्क्वायर टर्म यहाँ पे, ये बी टॉ प्लस ए, ये हो जाएगा आपके पास बी टाउ प्लस ए मल्टीप्लाइड विद एस स्क्वायर, एस वाली टर्म देखिए ये रही बी और सी टाउ, तो ये हो जाएगी प्लस बी प्लस सी टाउ किसके साथ मल्टीप्लाई है, एस के साथ। और कांस्टेंट में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सी, तो यहां पर कांस्टेंट में हो गया आपका सी। कंपेयर कीजिए, ठीक है, हर बार सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको,
कंपेयर करते हैं, यहां पर एस क्यूब की कोई टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा ए टॉ प्लस डी शुड बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी बी टॉ प्लस ए शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एस स्क्वायर की भी टर्म नहीं है। एस के लिए हो जाएगी बी प्लस सी टाउ शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एस की भी टर्म नहीं है। कांस्टेंट है सी, सी किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, तो ये इक्वेशन नंबर 4 में हमें सी का आंसर मिला। इस इक्वेशन नंबर 4 से c इज इक्वल्स टू 1 यहां डालता हूं तो ये क्या बन जाएगा b प्लस टाउ इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू भी आ गई भाई साहब माइनस में टॉ। ये इक्वेशन नंबर 5 दे दो फॉर एग्जांपल। अब b की वैल्यू उठा के यहां डाल दो आप सेकंड में, b की वैल्यू माइनस में टॉ यहां डाल दो तो ये बन जाएगा माइनस में टॉ स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ पे टॉ स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 6 नाम दो आप इसको। a की वैल्यू टॉ स्क्वायर है, पहले वाले में डाल दो तो ये बन जाएगी टॉ क्यूब प्लस डी शुड बी इक्वल्स टू 0, तो d शुड बी इक्वल्स टू माइनस में टॉ क्यूब, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी वैल्यूज को, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि इस इक्वेशन को ऐसा बोल सकता हूं तो यहां लिख देता हूं मैं, ये है एस क्यूब टॉ एस प्लस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एस क्यूब इंटू टॉ एस प्लस 1 को मैं बोल सकता था, मैंने बोला था a बाई एस प्लस बी बाई एस स्क्वायर प्लस सी बाई एस क्यूब प्लस डी बाई टॉ एस प्लस 1, ऐसा मैंने यहाँ पर बोला था कि मैं इसको ऐसा लेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लेट किया था ये सारी की सारी चीजों को। यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू डाल देते हैं, देखो क्या क्या वैल्यू है। ए की वैल्यू है आपके पास टॉ स्क्वायर, तो डाल दीजिए यहाँ पे, इसको बोल देंगे टॉ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस बी की वैल्यू है मेरे पास ये रही माइनस टाउ, तो मैं इसको बोल दूंगा प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, माइनस टाउ डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। सी शुड बी 1, तो सी की वैल्यू हो गई प्लस 1 अपॉन एस क्यूब और डी माइनस टॉ क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस टॉ क्यूब डिवाइडेड बाय टॉ एस प्लस 1। ठीक है, इसको ले आओ आगे 1 अपॉन एस क्यूब को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस क्यूब और प्लस टॉ स्क्वायर डिवाइड बाय एस ये वाला और माइनस में टॉ डिवाइड बाय एस स्क्वायर ये वाला। इस इक्वेशन को ऐसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि एस चाहिए अकेला, एस अकेला चाहिए तो टॉ से डिवाइड कर देता हूं, तो ऊपर बचेगा टॉ स्क्वायर, यहां बचेगा एस प्लस 1 बाय टाउ। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी आपकी ये किस में थी CS में, इसको आप वापस से क्या कर दें लाप्लास इनवर्स टाइम डोमेन में ले आए, तो 1 अपॉन एस क्यूब किसके लिए था, ये तो टी स्क्वायर बाई 2 के लिए था, ये लो टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और टॉ स्क्वायर को बाहर छोड़ो, 1 अपॉन एस का क्या होता है 1, माइनस टॉ को बाहर छोड़ो 1 अपॉन एस स्क्वायर का क्या होता है टी, माइनस टॉ स्क्वायर को बाहर छोड़ो इसका क्या हो जाता है ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई जब आप इनपुट के अंदर क्या लेते हैं पैराबोलिक इक्वेशन लेते हैं। अब बात होती है कि ये वाला जो था टी स्क्वायर बाय 2 ये आपका था स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, किसकी वजह से, ड्यू टू इनपुट। इनपुट क्या था पैराबोलिक, तो पैराबोलिक का ही तो आंसर है ये, 1 अपॉन एस क्यूब पैराबोलिक का ही तो है, या फिर टी स्क्वायर बाई 2 पैराबोलिक का ही है। इसको एक बार छोड़ो, जहां पर ई की टर्म आई ये क्या है आपका ट्रांजिएंट स्टेट रेस्पॉन्स ड्यू टू सिस्टम के पोल, हर बार यही आ रहा है सिस्टम के जो पोल थे उसकी वजह से आया, और ये जो आया है दैट इज स्टेडी स्टेट एरर, ये आपका हो जाएगा ESS स्टेडी स्टेट एरर। अब ये जो फाइनल इक्वेशन आई है इससे हम पैराबोला का ग्राफ बना सकते हैं बहुत इजीली, जहां पर भी थोड़ा सा बहुत जो ग्राफ में थोड़ा बहुत भी डिविएशन आएगा वो आएगा स्टेडी स्टेट एरर की वजह से। अब बात करते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बोला था हम क्या रैंप निकाल चुके हैं ना, तो रैंप जो सिग्नल था उससे अगर मुझे पैराबोलिक पे जाना है, पैराबोलिक सिग्नल पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो देखते हैं कि रैंप के इंटीग्रेशन से यही की यही टर्म निकलती है या नहीं। तो मैंने हर सिग्नल आपको दो तरीके से पढ़ा दिए हैं। ये था आपका रैंप, ठीक है, ये था टी माइनस टॉ प्लस टॉ इंटू टी रेस्ट पावर माइनस टी बाय टॉ, टी माइनस टॉ, ये था आपका टी माइनस टॉ प्लस टॉ ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, ये आपका CT था फॉर रैंप। एक बार वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, रैंप के लिए टी माइनस टॉ प्लस
टॉ ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टॉ। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये था रैंप का, मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं सी टी का इंटीग्रेशन कर देता हूं फ्रॉम 0 टू टी डी टी के साथ, सिमिलरली फ्रॉम 0 टू टी ब्रैकेट चालू डी टी के साथ। अब ये सी टी तो सी टी रहेगा, आप इसको डैश लगा लें, किसके लिए, पैराबोलिक के लिए, सी टी तो सी टी रहने वाला है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करिए टी का, तो टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। माइनस में टॉ एज इट इज आ जाता है, और कुछ नहीं है तो इसके साथ लग जाता है टी, और प्लस में टॉ एज इट इज आ जाता है, और ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टॉ की वजह से यहां आ जाता है माइनस, और ये आ जाता है माइनस में टी बाय टॉ डिवाइड बाय 1 अपॉन टॉ, और ये हो जाता है ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाता है 0 टू टी, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सी टी डैश शुड बी इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस में टॉ टी, माइनस में ये टॉ ऊपर जाकर के देगा टॉ स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ फ्रॉम 0 टू टी। अब करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देखते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सी टी शुड बी इक्वल्स टू, अपर लिमिट में हर जगह आपको क्या करना है, हर टी की जगह इस टी को रिप्लेस करना, टी को टी से ही रिप्लेस करना है। तो टी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज माइनस में टॉ टी एज इट इज, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस में टॉ टी, माइनस है बिल्कुल, ये है टॉ स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ई रेस टू पावर माइनस टी बाय 2 ये भी एज इट इज रहेगा, तो हो जाएगा माइनस में टॉ स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। ये तो हो गई अपर लिमिट। अब आता है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में हर जगह टी को 0 करना है, तो ये हो जाएगी 0 स्क्वायर बाई 2 0, तो फर्स्ट टर्म आ गई 0, माइनस टॉ इंटू 0, तो ये भी 0 हो गई, चलो बहुत बढ़िया, माइनस ये है टॉ स्क्वायर और ई की पावर 0, ये हो जाएगा माइनस टॉ स्क्वायर और ई की पावर 0, इक्वेशन क्लोज्ड, ठीक है। यहां पर मेरे पास आंसर आया टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस में टॉ टी, माइनस में टॉ स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस में टी बाय टॉ, माइनस और माइनस प्लस टॉ स्क्वायर, क्योंकि ई की पावर 0 1 होती है, सबको पता है, ठीक है। तो ये फाइनल बनेगा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस में टॉ टी प्लस में टॉ स्क्वायर माइनस में टॉ स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस में टी डिवाइड बाय टॉ, दैट सी टी डैश जो कि पैराबोलिक के लिए था, ये डैश जो कि पैराबोलिक के लिए था, उसका आंसर मेरे पास ये आया। कंपेयर करो इसको पुरानी वाली इक्वेशन से, सही है या गलत। तो ये है टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये रहा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस टॉ टी प्लस टॉ स्क्वायर, माइनस टॉ टी प्लस टॉ स्क्वायर, तो ये इक्वेशन भी स्टेडी स्टेट वाली भी ये वाली पूरी करेक्ट है। फिर है माइनस में टॉ स्क्वायर ई रेस पावर माइनस टी बाय टॉ, माइनस में टॉ स्क्वायर ई रेस पावर माइनस टी बाय टॉ, तो ये भी मेरे पास करेक्ट है। वही ये आया आपका इनपुट की वजह से, ये आया आपका सिस्टम पोल की वजह से, और बीच वाली चीज है आपकी स्टडी स्टेट एरर। तो यहां तक देखने के बाद हमने ये समझा कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, पहले तो ये समझा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है क्या, अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अगर मैं अलग अलग इनपुट देता हूं, अगर मैं इंपल्स देता हूं, स्टेप देता हूं, रैंप देता हूं, पैराबोलिक देता हूं, तो किस तरीके से उसका बिहेवियर रहता है, किस तरीके से उसका मैं टाइम कांस्टेंट डिफाइन करता हूं, किस तरीके से उसकी इक्वेशन आएगी, और एक इनपुट मिल जाने के बाद मैं अलग अलग इनपुट्स पे कैसे पहुंच सकता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल इसके ऊपर। यहां पर मैंने लिखा है द यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज इक्वल्स टू सी टी, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई रेस पावर माइनस टी माइनस ई रेस पावर माइनस 2t, देन फाइंड आउट द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। तो देखिए आपको दिया गया है यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स और आपसे पूछ रहा है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। इंपल्स से आपको कहां पहुंचना है, स्टेप पे पहुंचना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस सी टी का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है, ई रेस पावर माइनस टी माइनस ई रेस पावर माइनस 2t dt के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स। करके देखते हैं। तो et का इंटीग्रेशन होता है माइनस में ई रेस पावर माइनस टी, और माइनस में ई रेस पावर माइनस 2t का होता है प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 टू t। सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी, वो लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर सी टी शुड बी इक्वल्स टू, अपर लिमिट तो t है, माइनस ई रेस पावर माइनस टी, ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी, ठीक है, और प्लस ई रेस पावर माइनस 2t डिवाइड बाय 2, प्लस या ऐसे बोल सकता हूं 1/2 ई रेस टू द पावर माइनस 2t। ये तो थी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 0,
तो यहां पर e की पावर 0 हो जाएगी माइनस e की पावर 0, और ये हो जाएगा प्लस e की पावर, मतलब 1/2 तो रहेगा ही, प्लस 1/2, और ये भी हो जाएगी e की पावर 0, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी प्लस 0.5 ई रेस टू दी पावर माइनस 2t, माइनस माइनस हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा माइनस में 0.5, तो 1 और 0.5 आपका देंगे 0.5 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी प्लस 0.5 ई रेस टू दी पावर माइनस 2t। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जब आपको एक इंपल्स रेस्पॉन्स दिया गया है किसी सिस्टम का, और उसी सिस्टम का आपको क्या निकालना है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास था कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यहां पर मैं इस रेस्पॉन्स पे जाता हूं, क्या मैं इस रेस्पॉन्स से पोल कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं ना, आपको बताया तो है ई रेस पावर माइनस टी कब होता है, जब आपको 1/s+1 दे रखा होता है, तो ये होता है ई रेस पावर माइनस टी बाय टॉ, है ना। और इसी तरीके से अगर आपका 1+2 होता है तो ये बन जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस 2t, तो ये 1 और 2 ही तो है, वहां 1t हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2t हो जाएगा, तो ये 1 है ये 2 है, तो दो पोल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोनों पोल्स को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सॉल्व करना चाहूं तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ CS शुड बी इक्वल्स टू, ये है 1/s+1 माइनस 1/s+2, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब आपको इसी को ही तो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, आप कर ही सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या है, RS भी डिवाइडेड है, क्योंकि ये तो आउटपुट था ना आपका, अब ये RS वहां चला जाएगा, तो ये बनेगा CS इज इक्वल्स टू RS मल्टीप्लाइड विद 1/s+1 माइनस 1/s+2, और RS है क्या आपका यूनिट इंपल्स, ठीक है, 1/s देता है, ये आ जाएगा 1/s+1 माइनस 1/s+2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, ये बन जाएगा s इंटू में s+1 माइनस 1/s इंटू में s+2। अब इसका क्या कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन ले लो दोनों का, इसका अलग पार्शियल फ्रैक्शन लो, उसका अलग पार्शियल फ्रैक्शन लो। तो पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं कि क्या वैल्यू बनती है, तो CS शुड बी इक्वल्स टू, ये बनती है यहां पर 1/s माइनस 1/s+1, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा लीजिए, चलिए ये माइनस तो माइनस है ही, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन आता है यहां पर 1/2 इंटू 1/s माइनस 1/s+2, ठीक है, ये बनता है। तो ये बनेगा 1/s माइनस 1/s+1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कर भी दूं आपका, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1/s इंटू 1/s, और माइनस माइनस प्लस 1/2 और इंटू 1/s+2, ठीक है। ये आपका क्या था, CS, आपको क्या लेना है, CT, टाइम डोमेन के अंदर। तो 1/s का क्या होता है, 1/s का क्या होता है, 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी, ये हो जाएगा माइनस में 0.5, 1/s का 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 0.5 ई रेस टू दी पावर माइनस 2t, ठीक है। अब ये 1 है आपका और ये माइनस में 0.5 है, तो क्या बचा, ओनली 0.5 माइनस में ई रेस टू दी पावर माइनस टी प्लस 0.5 ई रेस टू दी पावर माइनस 2t। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं टाइम डोमेन से सॉल्व करूं या फ्रीक्वेंसी डोमेन से सॉल्व करूं तो मेरे आंसर क्या आएंगे, दोनों सेम आएंगे। यही आंसर आपका यहां आ रहा है, 0.5 ई रेस पावर माइनस टी, 0.5 ई रेस टू पावर माइनस टी, 0.5 ई रेस पावर माइनस 2t, 0.5 ई रेस टू दी पावर माइनस 2t। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि चाहे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, चाहे टाइम डोमेन से सॉल्व करें, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर आपको चारों इनपुट में से कोई सा भी एक इनपुट दे दिया जाए तो चाहे तो आप इंटीग्रेशन करके, चाहे आप डिफरेंशिएशन करके एक दूसरे के इनपुट पर पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। तो आज की क्लास में हमने ये देखा था कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, और उसके ऊपर अगर मैं इनपुट में 4 तरीके के सिग्नल दे दूं तो किस तरीके से उसका बिहेवियर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और देखेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।